महामूर्ख तेनालीराम की कहानी। एक राजा कृष्णदेव राय होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। होली के दिन मनोविनोद के अनेक कार्यक्रम विजयनगर में होते थे। प्रत्येक कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार देने की व्यवस्था भी होती थी। सबसे बड़ा तथा सबसे मूल्यवान पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। तेनालीराम को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर प्रतिवर्ष महामूर्ख भी वही चुना जाता था। इस तरह तेनालीराम हर वर्ष दो दो पुरस्कार अकेले हड़प लेता था। इसी कारण अन्य दरबारियों को प्रतिवर्ष ईर्ष्या की आग में झुलसना पड़ता था। इस साल अन्य दरबारियों ने फैसला कर लिया था कि इस बार होली के उत्सव पर तेनालीराम का पत्ता ही साफ कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज ली थी। तेनालीराम के प्रमुख सेवक को पढ़ा सिखाकर उसके द्वारा तेनालीराम को छक्कर भंग पिलवा दी गई। होली के दिन इसी कारण तेनाली भंग के नशे की तरंग में घर पर ही पड़ा रहा। दोपहर बाद जब तेनालीराम की नींद खुली तो वह घबरा गया और इसी घबराहट में भागता भागता दरबार में पहुंच गया। जब वह दरबार में पहुंचा तब तक उत्सव में आधे से अधिक कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। राजा कृष्णदेव राय उसे देखते ही डपटकर बोले, अरे मूर्ख तेनालीराम जी, आज के दिन भी भंग छानकर सो गए। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा तो सारे दरबारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सत्य ही कहा महाराज। तेनालीराम मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। जब तेनालीराम ने सब लोगों के मुंह से यह सुना तो मुस्कुराता हुआ महाराज से बोला, धन्यवाद महाराज, आपने अपने श्रीमुख से मुझे महामूर्ख घोषित करके आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरे लिए सुरक्षित कर ही दिया है। तेनालीराम के मुख से यह सुनते ही दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, किंतु वे अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे स्वयं ही अपने मुख से तेनालीराम को महामूर्ख बता चुके थे। होली के अवसर पर महामूर्ख का पुरस्कार तेनालीराम हर साल की तरह फिर झपट ले गया। अंतिम इच्छा तेनालीराम की कहानी 2। विजयनगर के ब्राह्मण बड़े ही लालची थे। वे हमेशा किसी न किसी बहाने राजा से धन वसूल करते थे। राजा की उदारता का अनुचित लाभ उठाना उनका परम कर्तव्य था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने उनसे कहा, मरते समय मेरी मां ने आम खाने की इच्छा व्यक्त की थी जो उस समय पूरी नहीं की जा सकी थी। क्या अब ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले? महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मणों को सोने का एक एक आम भेंट कर दें तो आपकी मां की आत्मा को अवश्य शांति मिल जाएगी। ब्राह्मणों को दिया दान मृतात्मा तक अपने आप पहुंच जाता है, ब्राह्मणों ने कहा। राजा कृष्णदेव राय ने सोने के 108 आम दान कर दिए। ब्राह्मणों की मौज हो गई उन आमों को पाकर। तेनालीराम को ब्राह्मणों के इस लालच पर बहुत क्रोध आया। वह उन्हें सबक सिखाने की ताक में रहने लगा। जब तेनालीराम की मां की मृत्यु हुई तो 1 महीने के बाद उसने ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता दिया कि वह भी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता है। खाने पीने और बढ़िया माल पाने के लोभ में 108 ब्राह्मण तेनालीराम के घर जमा हुए। जब सब आसनों पर बैठ गए तो तेनालीराम ने दरवाजे बंद कर लिए और अपने नौकरों से कहा, जाओ, लोहे की गरम गरम सलाखें लेकर आओ और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दागो। ब्राह्मणों ने सुना तो उनमें चीख पुकार मच गई। सब उठकर दरवाजों की ओर भागे, लेकिन नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एक बार सभी को गरम सलाखें दागी गईं। बात राजा तक पहुंची। वह स्वयं आए और ब्राह्मणों को बचाया। क्रोध में उन्होंने पूछा, यह क्या हरकत है तेनालीराम? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी मां को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। मरते समय उनको बहुत तेज दर्द था।
उन्होंने अंतिम समय में यह इच्छा प्रकट की थी कि दर्द के स्थान पर लोहे की गर्म सलाखें दागी जाएं ताकि वह दर्द से मुक्ति पाकर चैन से प्राण त्याग सकें। उस समय उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की जा सकी, इसीलिए ब्राह्मणों को सलाखें दागनी पड़ी। राजा हंस पड़े। ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुक गए। पड़ोसी राजा तेनालीराम की कहानी 3। विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्णदेव राय को भड़काने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर जान पड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बगीचे में अकेले बैठे पड़ोसी राज्य की समस्या के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, महाराज, कुछ सुना आपने? नहीं तो डॉट क्या हुआ? राजा चौंके। महाराज, क्षमा करें, पहले जान बख्श देने का वचन दें तो कुछ कहूं। जो भी कहना हो निस्संकोच कहो, डरने की कोई बात नहीं है, राजा ने दरबारी को अभय दान देते हुए कहा। महाराज, तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। क्या बकते हो? राजा गरज कर बोले। मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज। तेनालीराम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया हुआ है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते, या यूं कहिए कि तेनालीराम की शिकायत आपके कानों को सहन नहीं होती। तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है। वह कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य ही गलत सूचना मिली है, राजा कृष्णदेव राय ने उस दरबारी से कहा। महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है, उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी इस सूचना पर है। पूरी तरह जांच व परख करके ही मैंने आप तक यह सूचना पहुंचाई। जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा और अगर तेनालीराम दोषी पाया गया तो उसे अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया। दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को एकांत में बुलवाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। तेनालीराम ने जब अपने ऊपर लगाया गया यह आरोप सुना तो वह सिर से पैर तक कांप गया। वह राजा को इस बात का क्या उत्तर दे, उसे एकाएक यह भी सुझाई नहीं पड़ रहा था। राजा ने जब तेनालीराम को चुप देखा तो वह क्रोध से भभक उठे और बोले, तो तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? यह सुनकर तेनालीराम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज की बात काटने का साहस न तो मैंने अब तक किया है और न ही कभी भविष्य में कर सकूंगा। राजा तो क्रोध से भरे हुए थे। तेनालीराम के इस उत्तर से वे और भी भड़क उठे। बोले, तुमने जिस पड़ोसी राजा से सांठगांठ की है, अब उसी के राज्य में जाकर रहो, मेरा राज्य कल ही छोड़ दो। इतने बड़े अपराध की इतना मामूली सजा? तेनालीराम ने राजा से कहा। तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, मेरे तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझता हूं। यदि कहीं अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नुचवा लेता, राजा ने क्रोध में बिफरते हुए कहा। तेनालीराम ने राजा का फैसला सुना और अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं कहा। बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर राजा के सामने से चला गया। दूसरे दिन जब तेनालीराम के विरोधियों ने यह सुना कि तेनालीराम राज्य छोड़कर चला गया है तो उनकी खुशी की सीमा न रही। वह सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और अपनी पदोन्नति के मंसूबे बांधने लगे। तेनालीराम विजयनगर राज्य के शत्रु राज्य की राजधानी पहुंचा और वहां के राजा से मिला। उसने उस राजा के गुणों का वर्णन छंदबद्ध करके उसे सुनाया।
राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनालीराम से उसका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव तेनालीराम हूं। उस राजा ने तेनालीराम की बहुत प्रशंसा पहले ही सुन रखी थी, लेकिन तेनालीराम से भेंट का यह पहला अवसर था। उस राजा ने तेनालीराम का भरपूर स्वागत किया। तेनालीराम ने इस स्वागत के लिए राजा को धन्यवाद दिया। राजा बोला, तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर कैसे चले आए? तुम तो राजा कृष्णदेव राय के निजी सचिव हो। यहां शत्रु के राज्य में तुम्हारा कोई भी अनिष्ट हो सकता है। राजा ने हालांकि सच कहा था, फिर भी तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है। आप सुयोग्य प्रशासक हैं और प्रजा की भलाई चाहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे महाराज में भी हैं। वे आपको अपना शत्रु नहीं, मित्र मानते हैं। आपकी इसी भ्रांति के निवारण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। महाराज हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। आश्चर्य से चौंकता हुआ राजा बोला, लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें यह खबर दी थी कि राजा कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने हमारे महाराज से यही बात आपके लिए भी कही थी। तभी हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। युद्ध कभी किसी के लिए लाभकारी हुआ है, जो आप जैसे दो विद्वान राजाओं को लाभकारी होगा, तेनालीराम ने कहा। उस राजा पर तेनालीराम की बातों का असर हुआ। वह बोला, लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन यह बात साबित कैसे हो कि राजा कृष्णदेव राय सच्चे दिल से सुलह के इच्छुक हैं? आप कल ही कुछ उपहार व संधि पत्र देकर अपना एक दूत विजयनगर भेज दें। उस दूत को मैं भी अपना एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्णदेव राय आपका उपहार स्वीकार कर लें तो मित्रता समझी जाए, और यदि वे उपहार लौटा दें तो आप मुझे जो चाहे दंड दे दें। लेकिन यह तो मेरी तरफ से सुलह का पैगाम हुआ। यह तो मेरी हेठी मानी जाएगी, राजा ने कहा। लेकिन संधि प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। पहल तो हमारे राज्य की ओर से है। राजा की समझ में यह बात आ गई। उसने दूसरे ही दिन अपना एक विशेष दूत कुछ उपहार साथ देकर विजयनगर भेज दिया। उधर राजा कृष्णदेव राय को भी यह पता चल चुका था कि तेनालीराम बेकसूर था। उसके विरुद्ध दरबारियों ने आपस में मिलकर झूठी चाल चली थी। इधर जैसे ही शत्रु राजा का दूत बहुमूल्य उपहार लेकर राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा तो राजा प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने मन ही मन तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दूत के साथ ही अपना मंत्री भी उस राजा के लिए उपहार देकर भेज दिया। राजा कृष्णदेव राय ने अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीराम को तुरंत वापस भेज दिया जाए। और जब तेनालीराम वापस विजयनगर पहुंचा तो राजा कृष्णदेव राय ने उसका विशेष स्वागत किया और उसे ढेरों पुरस्कार दिए। जिन दरबारियों ने तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, वे दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। राजगुरु की चाल, तेनालीराम की कहानी 4। तेनालीरामन की ईमानदारी का पुरस्कार। तेनालीराम से चिढ़ने वाले कुछ ब्राह्मण एक दिन राजगुरु के पास पहुंचे, क्योंकि वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि राजगुरु तेनालीराम का पक्का विरोधी है और तेनाली से बदला लेने में वो उनकी मदद जरूर करेंगे। राजगुरु और ब्राह्मणों ने मिलकर सोचा, क्यों न तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने का बहाना किया जाए। शिष्य बनाने के नियमानुसार तेनालीराम के शरीर को दागा जाएगा और इस प्रकार हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर राजगुरु उसे निम्न कोटि का ब्राह्मण बताकर अपना शिष्य बनाने से इनकार कर देंगे। अगले ही दिन राजगुरु ने तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने की बात बताने के लिए उसे अपने घर बुलवाया।
चतुर तेनालीराम राजगुरु की बात सुनकर तुरंत समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। आप मुझे अपना शिष्य कब बनाएंगे? तेनालीरामन ने कुछ इस अंदाज में पूछा कि राजगुरु को उस पर बिल्कुल भी शक न हो। इस मंगलवार को मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। उस दिन तुम स्नान करके मेरे द्वारा दिए गए नए वस्त्र धारण करके मेरे पास आ जाना। उसके बाद तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। उसके बाद विधिवत तरीके से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लूंगा, राजगुरु ने कहा। ठीक है, मैं उस दिन आपके घर आ जाऊंगा। इतना कहकर तेनालीराम अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने यही सब बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब उसकी पत्नी बोली, आपको राजगुरु की ये बातें नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि राजगुरु बिना किसी मतलब के कभी कुछ नहीं करता। इसमें उसकी जरूर कोई न कोई चाल होगी। तेनालीराम, राजगुरु को तो मैं देख लूंगा। अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं। अच्छा, तो फिर आप क्या करोगे? पत्नी ने पूछा। तब तेनालीराम बोला, कुछ दिन पहले कुछ ब्राह्मण राजगुरु के यहाँ सभा करने गए थे, जिनमें से सोमदत्त नाम के ब्राह्मण को मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं उसे कुछ स्वर्ण मुद्राओं का लालच देकर राजगुरु के यहाँ हुई सारी बातों के बारे में पूछ लूंगा। अगले ही दिन तेनालीरामन सोमदत्त के यहाँ पहुंच गया। कुछ देर बात करने के बाद उसने सोमदत्त को 10 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है, इसलिए तुम ये मुद्राएं रख लो और मुझे राजगुरु के घर हुई सारी बातें बता दो। सोमदत्त घबराते हुए बोल, मुझे नहीं पता। तब तेनालीराम ने जोर देते हुए कहा, क्यों नहीं बता सकते? आखिर तुम भी तो उस सभा में उपस्थित थे। मैं किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दूंगा कि तुमने मुझे कुछ बताया है। तेनालीराम ने भरोसा दिलाया। तब जाकर सोमदत्त ने स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए तेनालीराम को सभा में हुई सारी बातों से अवगत करा दिया। समय बीता और मंगलवार का दिन आ गया। तेनालीराम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके राजगुरु के घर की ओर चल दिया। राजगुरु के घर पहुंचने पर उसने राजगुरु द्वारा दिए गए सुंदर वस्त्र धारण कर लिए। इसके बाद राजगुरु ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर बैठने के लिए कहा। क्योंकि नियम के अनुसार अब तेनालीराम को शंख और लौह चक्र से दागा जाना था, इसलिए उन्हें आग में तपाया जा रहा था। जैसे ही वे पूरी तरह तप गए तभी तेनालीराम 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु की ओर फेंकते हुए बोला, आधी ही बहुत है, आधी आप वापस रख लीजिए। इतना कहकर तेनाली वहां से भाग गया। अब राजगुरु और ब्राह्मण भी तपे हुए शंख और लौह चक्र लेकर तेनालीरामन के पीछे पीछे दौड़ने लगे। यह नजारा देखने के लिए रास्ते में काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। तेनालीराम भागते भागते महाराज के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, न्याय करें। दरअसल मुझे राजगुरु का शिष्य बनाया जा रहा था कि मुझे अचानक याद आया कि मैं उनका शिष्य नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो निम्न कोटि का ब्राह्मण हूं। वैदिकी ब्राह्मण ही राजगुरु का शिष्य बन सकता है। इसलिए आधी विधि होने के कारण मैंने 50 स्वर्ण मुद्राएं रख ली और 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को वापस दे दी। फिर भी वे मुझे दगवाने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं। अब राजगुरु और सभी ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे तो महाराज के पूछने पर राजगुरु को स्वीकारना पड़ा कि तेनालीराम उनका शिष्य नहीं बन सकता। राजगुरु ने असली बात छिपाते हुए महाराज से क्षमा मांगते हुए बोले, मैं यह भूल गया था कि तेनालीराम निम्न कोटि का ब्राह्मण है। तभी महाराज बोले, तेनालीराम की ईमानदारी के लिए तो उसे इनाम मिलना चाहिए। इतना कहते ही महाराज ने तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दे दी। बेचारे राजगुरु और ब्राह्मणों की बदला लेने की योजना तो धरी की धरी रह गई। तेनालीराम की खोज, तेनालीराम की कहानी 5। एक बार तेनालीराम महाराज से किसी बात पर रूठा हुआ था कि महाराज कृष्णदेवराय ने उसे फिर से किसी बात पर डांट दिया।
जिसकी वजह से तेनालीराम बिना बताए वहां से कहीं चला गया और दरबार में आना बंद कर दिया। महाराज को लगा एक दो दिन बाद खुद ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सप्ताह बीत गया, तेनालीराम दरबार में नहीं आया। जब महाराज को तेनालीराम की कमी खलने लगी तो उन्होंने एक सेवक को तेनालीराम के घर भेज दिया। वहां जाकर पता चला कि तेनालीराम बहुत दिनों से घर भी नहीं आया है। अब महाराज परेशान हो गए कि आखिर तेनालीराम गया तो गया कहाँ। उन्होंने पूरे विजयनगर में गुप्तचर फैला दिए। सारा विजयनगर छान मारा गया, लेकिन तेनालीराम का कहीं पता नहीं चला। तब महाराज को विचार आया कि क्यों न आसपास के गांवों में खबर फैला दी जाए कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रहे हैं। इसलिए गांवों के मुखियाओं को आदेश दिया जाता है कि वो अपने अपने गांवों के कुएं को लेकर विजयनगर पहुंच जाए। जो मुखिया आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि तेनालीराम जिस भी जगह होगा वह उस गांव के मुखिया की मदद अवश्य करेगा और इसी तरह हम उसे खोज लेंगे। उधर महाराज की घोषणा सुनते ही तेनालीराम भी समझ गया कि ये सब उसका पता लगाने के लिए किया गया है। सभी गांवों के मुखिया ये घोषणा सुनकर हैरान थे। वे सब सोच रहे थे कि आखिर महाराज को हो क्या गया है, भला कोई भी कहीं उठकर जाता है। तेनालीराम जिस गांव में रहता था उस गांव का मुखिया भी काफी परेशान था कि तभी तेनालीराम उसके घर पहुंच गया और बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे अपने गांव में रुकने की जगह दी। मैं आपका ये उपकार जरूर चुकाऊंगा। मुखिया बोला, पर कैसे? अब आप आसपास के गांवों के सभी मुखियाओं को एकत्रित कर लीजिए और मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करना। इस तरह मैं आपको महाराज की घोषणा का हल बताऊंगा। तेनालीराम के कहे अनुसार उसने सभी गांवों के मुखियाओं को एकत्रित कर लिया और विजयनगर के बाहर जाकर डेरा डाला। तब तेनालीराम ने एक मुखिया को अपने पास बुलाया और बोला, अब तुम महाराज के पास जाकर बोलना कि महाराज आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हमारे कुएं राजधानी के बाहर ठहरे हुए हैं। कृपा करके आप अपने कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेज दीजिए। मुखिया ने महाराज के पास जाकर वही कहा जो तेनालीराम ने बोला था। तब महाराज ने पूछा, तुम्हें ये सुझाव किसने दिया है? मुखिया ने साफ साफ बता दिया कि कुछ दिनों से हमारे गांव में एक आदमी आकर रह रहा है, उसने मुझे ये सब बोलने के लिए बोला था। मुखिया की बात सुनते ही महाराज समझ गए कि हो न हो वो तेनालीराम ही होगा। महाराज बोले, वह अभी कहाँ है? महाराज, वह अभी राजधानी के बाहर खड़ा है, मुखिया ने कहा। महाराज ने अपने सेवकों को तुरंत रथ तैयार कर राजधानी के बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वो तेनालीराम को लेने के लिए राजधानी के बाहर पहुंच गए। तेनालीराम को देखते ही महाराज बहुत खुश हुए और उसे बड़े धूमधाम से दरबार में लाया गया। सभी मुखियाओं को भी पुरस्कार देकर विदा किया गया। मौत की सजा, तेनालीराम की कहानी 6। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को डर था कि राजा कृष्णदेव राय अपने प्रदेश रायचूर और मक्कल को वापस लेने के लिए हम पर हमला करेंगे। उसने सुन रखा था कि वैसे राजा ने अपनी वीरता से कोडीवडु, कोंडपल्ली, उदयगिरी, श्रीरंगपत्तिनम, उमत्तूर और शिवसमुद्रम को जीत लिया था। सुल्तान ने सोचा कि इन दो नगरों को बचाने का एक ही उपाय है कि राजा कृष्णदेव राय की हत्या करवा दी जाए। उसने बड़े इनाम का लालच देकर तेनालीराम के पुराने सहपाठी और उसके मामा के संबंधी कनकराजू को इस काम के लिए राजी कर लिया। कनकराजू तेनालीराम के घर पहुंचा। तेनालीराम ने अपने मित्र का खुले दिल से स्वागत किया, उसकी खूब आवभगत की और अपने घर में उसे ठहराया। एक दिन जब तेनालीराम काम से कहीं बाहर गया हुआ था, कनकराजू ने राजा को तेनालीराम की तरफ से संदेश भेजा, आप इसी समय मेरे घर आएं तो आपको ऐसी अनोखी बात दिखाऊं जो आपने जीवन भर न देखी हो। राजा बिना किसी हथियार के तेनालीराम के घर पहुंचे। अचानक कनकराजू ने छुरे से उन पर वार कर दिया।
इससे पहले कि छुरे का वार राजा को लगता, उन्होंने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसी समय राजा के अंगरक्षकों के सरदार ने कनकराजू को पकड़ लिया और वहीं उसे ढेर कर दिया। कानून के अनुसार राजा को मारने की कोशिश करने वाले को जो व्यक्ति आश्रय देता था, उसे मृत्युदंड दिया जाता था। तेनालीराम को भी मृत्युदंड सुनाया गया। उसने राजा से दया की प्रार्थना की। राजा ने कहा, मैं राज्य के नियम के विरुद्ध जाकर तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने उस दुष्ट को अपने यहां आश्रय दिया। तुम कैसे मुझसे क्षमा की आशा कर सकते हो? हाँ, यह हो सकता है कि तुम स्वयं फैसला कर लो तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु चाहिए। मुझे बुढ़ापे की मृत्यु चाहिए, महाराज, तेनालीराम ने कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। राजा हंसकर बोले, इस बार भी बच निकले तेनालीराम।